आईवीएफ है क्या? पहले हम मदर का ओवम निकाल लेते हैं। अच्छा, सुनते ये हैं कि आईवीएफ बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। इम्प्रूव करने के लिए इंजेक्शंस वगैरह देने होते हैं, कुछ ओरल मेडिसिन भी देते हैं हम। तो हम्म। कॉस्ट हर चीज की है। अच्छा, कितना टाइम लगता है इस सब प्रोसीजर में? उसको बनने में अराउंड 14 डेज लगते हैं। ये सारी जो समस्याएं आती हैं, क्या मानते हैं कि देर से शादी होने की वजह से आती हैं? अच्छा, आईवीएफ होने के बाद क्या कुछ ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही सब कुछ होता है? थोड़े दिन मेडिसिन चलती हैं, थोड़ी ज्यादा फॉर 3 मंथ्स तक हम लोग थोड़े ज्यादा केयर करते हैं। अच्छा, बच्चियों में जो पीरियड बहुत जल्दी होने लगा है, क्या कारण है इसका? हाँ। रात को बच्चियां जो हैं, आप देखिए कितने डार्क सर्कल्स होने लगे हैं हाँ, लड़कियों के। बिल्कुल। ज्यादातर लोग आजकल ये कहते हैं कि भाई जैसे ही आप लोग फौरन सीजर कर देते हैं। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, औलाद वो नेमत है जिस घर में ना हो तो घर सूना सूना रहता है, और ये खुशी सबको नसीब नहीं होती। कुछ ऐसे भी हैं जिनके आंगन आज भी सूने हैं, जिनके घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती हैं। लेकिन वक्त गुजरा है, हमारा साइंस ने, टेक्नोलॉजीज ने आगे चलकर बढ़ोतरी की है कि किस तरह से इस समस्या का हल निकाला जाए। जिस घर में औलाद नहीं है, जो जिन दंपतियों की औलाद नहीं है, वो क्या करें ऐसा कि उनके भी औलाद हो जाए। तो एक टेक्निक जो बहुत मशहूर है, जिसका नाम है आईवीएफ, उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों के घरों में औलाद आ गई है, उनके घर खुशियों से भर गए हैं। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना इसी टॉपिक पर बात की जाए कि आईवीएफ है क्या, इसका कैसे ट्रीटमेंट कराना चाहिए, किस किस तरह से होता है इसका ट्रीटमेंट। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर फहमी खान जी। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सब जानते हैं, डॉक्टर अनीस बेग साहब का है, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, आप उनकी मिसेस हैं। तो आपका मैडम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आप आईवीएफ पर मेनली काम कर रही हैं, जी। और लेडी डॉक्टर्स में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, मतलब आपको मानते हैं लोग कि मैडम अच्छा इलाज करती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है। डॉक्टर हैं ये तो हमें पता है बाकी क्या क्या आपने क्वालिफिकेशन है आपकी, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे। कि मैंने एमबीबीएस केजीएमसी से किया है। 1992 बैच की हूँ मैं। हम्म। और उसके बाद मैंने पीजीबी गायनी में वही केजीएमसी से ही किया है। जी। और उसके बाद मैंने लैप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग्स वगैरह भी की हैं, आईवीएफ ट्रेनिंग्स भी की हैं। हम्म। और आज आज प्रैक्टिस कर रही आज प्रैक्टिस करते हुए हैं मुझे 21 ईयर्स हो गए। 21 ईयर्स हो गए? जी। इतने की तो आप लगती भी नहीं है तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये आईवीएफ है क्या? देखिए, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम्म। इन विट्रो मीन्स बॉडी के बाहर। एक इन विवो होता है, लाइक अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, ओवम और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हम बाहर टेस्ट ट्यूब में करते हैं, उसके लिए पैलेट्स आती हैं उसमें करते हैं। तो उसको आईवीएफ कहते हैं। हम्म। पहले हम मदर का ओवम निकाल लेते हैं, हम्म। फिर उसमें हम हस्बैंड का लेके उसका सीमेन को मिक्स करते हैं, हम्म। दोनों को। फिर हम्म। उसे फर्टिलाइज किया जाता है हम्म। एंड फिर वो एम्ब्रियो बनता है। फिर हम उसे इंक्यूबेटर्स वगैरह में रख देते हैं। हम्म। एंड इंक्यूबेटर्स में फिर हम उसमें 3rd डे या 5th डे का फिर या तो ब्लास्टोसिस्ट या फिर मोलुला बना के फिर हम उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं मदर के वूम के अंदर, जो लेडी होती है उसके। उसको आईवीएफ उसको कहा आईवीएफ जाता कहते है। तो आपने अभी ये बताया कि आईवीएफ क्या होता है। हैं। अच्छा, सुनते ये हैं कि आईवीएफ बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। एक्चुअली एक मिथ है, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं। डायरेक्ट आईवीएफ पे हम लोग जंप नहीं करते हैं। हम्म। मतलब इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट्स कंसीव नहीं कर रहे हैं, अगर वो प्लान कर रहे हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 6 मंथ्स। हम्म। अगर वो कंसीव नहीं कर रहे हैं अपना सारा कोशिश करने के बावजूद, तो हम्म। उसे इनफर्टिलिटी डिक्लेयर किया जाता है। हम्म। फिर उसमें सबसे पहले आईवीएफ नहीं किया जाता है। आईवीएफ अच्छा। की कुछ ही इंडिकेशंस है। अच्छा। अच्छा। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हम आईयूआई करते हैं। और उसके अलावा हम सिर्फ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं और उसमें एग रप्चर होने के लिए मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह देते हैं। और हम्म। फिर स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए भी प्रमोट करते हैं हमको। हम्म। थोड़ा सा असिस्टेड रिप्रोडक्शन की तरफ अच्छा। अच्छा। इसको कहा जाता है एआरटीज। हम्म। तो इनफर्टिलिटी के वजह क्या है? इनफर्टिलिटी की तो बहुत वजह है। देखिए, मेनली हमें क्या चाहिए होता है एक प्रेगनेंसी के लिए? एक अच्छा ओवम,
जो कि लेडी की ओवरी में से निकल के आता है। दूसरा फिर हमें उसके ट्यूब्स चाहिए होती है, फेलोपियन ट्यूब्स जो यूट्रस के बगल में होता है, जो उस एग को कैरी करके लेके आता है यूट्रस तक। अच्छा। फिर हमें एक प्रॉपर इंटैक्ट यूट्रस चाहिए होता है, जिसके अंदर इम्प्लांटेशन भी होता है बाद में, और नीचे से स्पर्म आता है उसके थ्रू, और फिर ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन होता है नॉर्मल केसेस में। अब या तो ओवरी में प्रॉब्लम है, हाँ। कि या तो एग्स प्रॉपर नहीं बन रहे, हाँ। या फिर ट्यूब में प्रॉब्लम है कि ट्यूब्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, या फिर ब्लॉक्ड है। कभी अच्छा। कभी क्या होता है, ट्यूब्स ओपन होते हैं बट फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो दोनों ही चीजें चाहिए होती है, ओपन ट्यूब्स एंड प्रॉपर फंक्शंस आल्सो। अगर वो ट्यूब्स में प्रॉब्लम है तो भी कंसीव नहीं करेगी लेडी। अगर यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम है कि या तो फाइब्रॉइड्स हैं या एडेनोमायोमा है, ऐसी रसूली वगैरह जिसे कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ट्यूबरकुलोसिस है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है या तो वो थिक हो जाती है या बहुत थिन रहती है, अंडर डेवलप्ड रहती है, तो ये भी एक रीजन होता है कंसीव ना करने का। दूसरा फिर मेल फैक्टर होता है कि हस्बैंड का सीमन में जो स्पर्म्स होते हैं, उसको शुक्राणु बोलते हैं, वो फिर अगर इतने प्रॉपर नहीं होते हैं, या तो उनका फॉर्म प्रॉपर नहीं होता, या नंबर कम होता है, तो फिर नॉर्मली पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता। हमें इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमें ये देना होता है कि इस सब चीजों को प्रॉपर लाइन में लाना। आईवीएफ का लास्ट ऑप्शन होता है जब या तो हमारे ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, या फिर उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, या फिर स्पर्म काउंट हस्बैंड का इतना कम है कि वो नहीं पहुंच पाएगा ओवम तक, क्योंकि उसको बहुत ट्रैवल करके जाना है, पूरा सर्विक्स से जाएगा, पहले वजाइना के अंदर जाएगा, फिर सर्विक्स में जाएगा, फिर पूरा यूट्रस को ट्रैवल करते हुए फिर वो ट्यूब में जाएगा। अच्छा। इतना ट्रैवल करने के लिए उसके जो फॉर्म होना होता है वो बहुत अच्छा होना होता है। अच्छा। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है मेल फैक्टर। इसमें हमारा नंबर ऑफ ओवम्स अगर बहुत कम है, तो हम एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम सिंगल ओवम को सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज कर देते हैं। वो हम मशीन से करते हैं, बाहर निकाल के। अच्छा। तो वो तब किया जाता है। या फिर अगर उसका नंबर कम है तब तो मिक्स ही कर सकते हैं, फॉर्म खराब है तो उसको पहले हमें इम्प्रूव करने के लिए इंजेक्शंस वगैरह देने होते हैं, कुछ ओरल मेडिसिन भी देते हैं हम मेल पार्टनर को। अच्छा। और फिर हम उनका सीमेन भी प्रिपेयर करते हैं, उसको भी हम तरह तरह के मीडियाज में डालते हैं। तो कॉस्ट हर चीज की है। अच्छा। जो मीडियाज आते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, इसीलिए महंगा है। इसलिए आईवीएफ थोड़ा महंगा हो जाता है। दूसरा फिर लेडी के लिए हमें पूरा एनवायरनमेंट ठीक करना होता है, पहले हमें एग्स बनाने होते हैं, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम सारे हार्मोन्स को फिर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। हम जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं उसको कट ऑफ कर देते हैं, जो पिट्यूटरी से सिक्रीट होती है हमारे, उसको भी हम कंट्रोल करके स्टॉप कर देते हैं। फिर हम बाहर से देकर पूरा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं कि एग्स प्रॉपरली बन सके। कितना टाइम लगता है इस प्रोसीजर में? देखिए, जैसे कोई पेशेंट आया, अब पहले साइकिल में हम उसे इवैल्यूएट करते हैं। एक साइकिल हमारी इवैल्यूएशन में जाती है पूरी, जिसमें कि हम सारे हार्मोनल टेस्ट करते हैं, एएमएच वगैरह करते हैं, उसके पूरे थायराइड प्रोफाइल, एसटीडी का कोई फैक्टर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन का पार्ट तो नहीं है, वायरल मार्कर्स और सब कुछ हमें तब करना होता है। कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसे हमें ट्रीट करना होता है। फिर नेक्स्ट साइकिल में हम डे 2 पे बुलाते हैं पेशेंट को। पीरियड जैसे आज स्टार्ट हुआ तो वो फर्स्ट डे है, तो हम डे 2 पर बुलाते हैं और फिर हम ओव्यूलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। उसको बनने में अराउंड जो नॉर्मली 14 डेज लगते हैं। 14th डे पे जब हम देखते हैं कि ओवम अच्छा बन गया है, उसमें ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो गया है और हमारे नंबर ऑफ ओवम्स अच्छे बन गए हैं, तो फिर हम उसका पिकअप करते हैं। पिकअप का मतलब होता है कि लेडी को एक एनेस्थीसिया दिया जाता है और थ्रू वजाइना हम अल्ट्रासाउंड प्रोब डालते हैं। एक टीवीएस प्रोब होता है, उसमें एक बायोप्सी गाइड, एक नीडल होती है, मतलब एक पंप होता है, वो पंप से हम फिर उसे सक इन करते हैं। वो प्रोसीजर नीचे से होता है, उसमें कोई कट नहीं लगता, कोई इंसिजन नहीं लगता, कुछ नहीं होता है। नीचे से हम उनके दोनों ओवरीज में से सारे करने के लिए चेक नहीं, हमें सारे ओवम्स निकालने होते हैं। इसको ओवम पिकअप कहते हैं। हम सारे ओवम्स निकाल लेते हैं और फिर हम उसको बाहर ले लेते हैं। फिर हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल आता है। इससे पहले ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने जो मेल पार्टनर होता है उसका सीमेन लेके प्रिपेयर कर लिया होता है। अच्छा। अब जो ओवम हमारे पास लेकर आते हैं, हम निकालते हैं उसमें से, फिर उसको फर्टिलाइज किया जाता है बाहर। कितने दिन रखा रहता है? फॉरन फर्टिलाइज उसी वक्त करना होता है, इमीडिएटली। इसलिए एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। गायनेकोलॉजिस्ट का रोल हमारा ये होता है कि हमने ओवम निकाल लिया, वो भी एक थोड़ा टिपिकल प्रोसीजर होता है।
फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल आता है, वो फिर उस ओवम को स्पर्म के साथ मिक्स करके फर्टिलाइज करते हैं। अच्छा। फर्टिलाइज करके फिर हम उसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। हम्म। किसी किसी का ऐसा होता है कि थर्ड डे उसी साइकिल में बन गया, और उसकी जो एंडोमेट्रियम है, मतलब यूट्रस की जो लाइनिंग है, बहुत प्रॉपर है, तो हम थर्ड डे या उसी साइकिल में फिफ्थ डे इंजेक्ट कर देते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं। जो हमने एम्ब्रियो बनाया और फिर उसे रखा हमने इंक्यूबेटर में, या तो वो थर्ड डे बन गया उस बहुत अच्छा, या फिर फिफ्थ डे बन गया अच्छा ब्लास्टोसिस, तो हम उसे उसी साइकिल में कर देते हैं। इसे फ्रेश ट्रांसफर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि यूट्राइन अच्छी नहीं है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग वगैरह, तो फिर हम उसे नेक्स्ट साइकिल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। अच्छा। फिर हमने उसको रख दिया, हम्म। थर्ड डे में या फिफ्थ डे में फ्रीज कर देते हैं। फिर हम उसे उसी स्टेज पे वो फ्रीज कर दिया जाता है एम्ब्रियो को। हम्म। फिर नेक्स्ट साइकिल में हम पेशेंट को बुलाते हैं और डे वन से इंजेक्ट। फिर हम उसका प्रिपरेशन करते हैं कि उसके जो यूट्रस की लाइनिंग है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो प्रॉपर ग्रो करे, इस लायक हो जाए कि उसकी रिसेप्टिविटी अच्छी हो, कि वो बेबी को रिसीव कर सके, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करा सके अपने अच्छे से। उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, उसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम ओरल मेडिसिन एंड इंजेक्शन के थ्रू उसको प्रिपेयर करते हैं। फिर डे 14 पे फिर हम वो एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये सारी जो समस्याएं आती हैं, क्या मानते हैं कि देर से शादी होने की वजह से आती हैं? कुछ हद तक बात सही है, क्योंकि एजिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है इसके लिए। एग का जो फॉर्म होता है, क्योंकि एक नंबर जो होता है ओवम के, वो फिक्स होता है। जब बेबी गर्ल अपनी अपनी मदर के वूम में होती है, हाँ। तब जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं वो बन जाते हैं। हाँ। फिर वो आगे आगे डिस्ट्रॉय ही होते रहते हैं। फिर घटना आप शुरू हो जी जाते हैं वो। एग्जैक्टली फिर आप वो नंबर बढ़ा नहीं सकते, वो नंबर फिक्स्ड है। हाँ। और जितना उस ओवरी का रिजर्व है, वो कोई बदल नहीं सकता। तो एज के साथ साथ वो घटता चला जाएगा। एज के साथ साथ वो कितनी उम्र शादी की होना चाहिए सही? हमारे लिए आईवीएफ एक्सपर्ट के लिए हम लोग तो ये चाहते हैं कि जल्दी शादी हो, कि कम आईवीएफ हो। हाँ। तो एक्चुअली तो 25 जो पहले जमाने में होता था कि लाइक हाँ। 25 इयर्स में लोग कर दिया करते थे, इससे ज्यादा नहीं। दैट वाज अ गुड। बट अब क्योंकि लड़कियां इंडिपेंडेंट भी हैं, हाँ। और उन्हें अपना करियर भी देखना है, जो कि बहुत जरूरी है आज के हाँ। टाइम में। लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जी जरूरी है। बिल्कुल। हाँ। तो उसके लिए वो टाइम उनको मिलना चाहिए। बट फिर भी 30 इयर्स तक, जहां तक मुझे लगता है, बस। कंसीव हाँ। करना कर लेना चाहिए, मतलब फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए 30 इयर्स तक। तो उससे क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें आप अच्छी होती हैं अच्छा, और उसकी शादी जरूरत अगर नहीं पड़ती। लेट होती है तो उसमें ग्रोथ में बच्चे पर भी फर्क पड़ता है? बच्चे की ग्रोथ में इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, थोड़े से हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। आपका ब्लड फ्लो जो होता है यूट्रस में, वो थोड़ा सा कम हो हैम्पर हो जाता जाता है। अच्छा। और बहुत सारी चीजें, फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, हाँ। क्योंकि आपकी मसल्स वगैरह थोड़ी स्टिफ हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो विद टाइम चेंज होती हैं। अब वही बात है कि लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है ये। हाँ। उनको ये डिसाइड पहले करना है कि उनके लिए क्या ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, ज्यादा? प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हाँ। मेरे हिसाब से आपको काम तो नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ। बट दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट है, हाँ। हैंड इन हैंड लेके चलना चाहिए। अच्छा, आईवीएफ होने के बाद क्या कुछ ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही सब कुछ होता है? नहीं नहीं, एक बार कंसीव कर गए तो बस थोड़े दिन मेडिसिन चलती हैं थोड़ी ज्यादा, फॉर 3 मंथ्स तक हम लोग थोड़े ज्यादा केयर करते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा जो टेक ओवर करता है वो पूरा 3 मंथ्स तक कर पाता है, अच्छा। जो ग्रोइंग फॉर्मिंग प्लेसेंटा होता है। हाँ। तो 3 मंथ्स तक थोड़े से इंजेक्शन, थोड़ी सी मेडिसिन ज्यादा करते हैं, फिर धीरे धीरे हम सब टेपर कर देते हैं और बहुत कम कर देते हैं जो हमने पहले शुरू किया होता है। फिर उसके बाद हम नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसीज होती है उसी हाँ। तरह हाँ। कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी। तो जो ये महंगा है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत महंगा है, तो इसमें क्या चीज़ महंगी है? इंजेक्शन महंगे हैं या आप लोग जहाँ पर रिजर्व करके चीज़ों को रखते हैं वो महंगा है? क्यों इतनी कॉस्ट है इन सब चीज़ों की? देखिए, आईवीएफ की जितनी भी मशीनरी आती है, एक लैब सेटअप करना ही बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव इशू है। अच्छा। ठीक है, उसकी आप समझिए कि बहुत एवरेज आपने लैब बनाई है तो भी अराउंड 80 लाख तो लग जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो मीडिया होता है जिसमें हम ये ग्रो करते हैं ओवम को, और ये इसको स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं, और जिस मीडिया में हम रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। और वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार खोला और आप 3-4 पेशेंट्स कर लेंगे। अगर आपने एक ही दिन नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाता है, वो खराब हो जाता है, आपको अच्छा। डिस्कार्ड करना पड़ता है।
हम्म। तो इस वजह से मीडिया बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा, पेशेंट्स के जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शंस, वो भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो सब्सिडी होती नहीं किसी भी चीज़ की? किसी भी चीज़ पे सब्सिडी नहीं मिलती है और ना ही इंश्योर्ड होता है ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक किसी भी तरह से इंश्योर्ड नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई भी पॉलिसी नहीं है इसके लिए, हाँ हाँ। कोई भी इसको इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होता है। हम्म। अगर कोई भी जो लेडीज आ रही हैं आपके पास, आप आईवीएफ के लिए ही अगर जा रही हैं, तो उनको आप किस तरह का रहन सहन खान पान क्या क्या बताते हैं सावधानियों में? देखिए, मेरे लिए तो मैं जो काउंसिल करती हूँ, हाँ। मेरा मेन एम होता है कि आप सबसे पहले स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश कीजिए, हम्म। जो कि एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, हाँ बट बिल्कुल। इम्पॉसिबल तो नहीं है। हाँ क्योंकि जो इस स्टेज तक पहुंच गया कि आईवीएफ आएगा, हाँ। कराना है उसको, तो ऑब्वियसली वो बहुत ट्रॉमा से गुजर हाँ चुका है। पहले ही। क्योंकि सब लोगों ने उसे बहुत परेशान करा हुआ है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, है हाँ। ना। तो मेरा सबसे पहले उन्हें कंसोल करने का होता है कि देखिए, अच्छा। उम्मीद रखिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों की वजह है। हाँ। स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिए। आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, हम्म। उसको डेवलप कीजिए, और ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस फ्री होंगे तो क्वालिटी ऑफ ओवम्स अपने आप इम्प्रूव करता है। सारी हेल्थ पर फर्क पड़ता है। पूरी हेल्थ पे, पूरी बॉडी पे। आप अपने ऊपर ही देखिए, जिस दिन आप खुश होते हैं तो आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, बिल्कुल। और आपके जो एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हाँ सेरोटोनिन, वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि एक फैमिली में जो वार्मथ होती है ना, वो पेशेंट को मिलनी चाहिए। और कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, तुम्हारे बच्चे नहीं हो हाँ रहे। ये एक बहुत बड़ा ताना है औरत के लिए। ये ताना हाँ। खत्म करना है हमें। हम्म। इस पे काम करने की जरूरत है कि हम्म। फैमिली में जो लोग हैं, वो थोड़ा सा आगे बढ़कर आए और हम्म। एक यूनिट बन के, सपोर्ट बन के पेशेंट के साथ खड़े रहे। और सबसे ज्यादा मेरा तो ये होता है कि मैं सबको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले बताती हूँ कि आप सबसे पहले खुश रहने की बहुत डेलिब्रेट कोशिश कीजिए, हम्म। जो कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। रहा जा सकता है बिल्कुल कुछ। रहा जा हाँ। सकता है। जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर को ज़रूरत आज के टाइम में आईवीएफ की पड़ती है या नॉर्मल भी आते हैं? कितना परसेंटेज है जिनको आईवीएफ चाहिए होता है? आजकल मतलब रेशियो अब डिपेंड करता है। सब लोग मेरे पास, क्योंकि आईवीएफ सेंटर है, हाँ। तो लोग पहले से माइंड मेकअप करके आते हैं कि भाई आईवीएफ, अब मैं हार चुकी हूँ तो मुझे आईवीएफ ही कराना है। हम्म। तो ऐसे वाले ज्यादा आते हैं मेरे पास। हम्म। और वैसे सिंपल वाले भी आते हैं, बट हम्म। आप समझ लीजिए 20-80 का रेशियो है इस वक्त मेरे पास। अच्छा। जी। 80% लोगों को लगता है आईवीएफ सेंटर है तो आईवीएफ की इरादे से जाएंगे। हम्म। जब बच्चियों में जो पीरियड बहुत जल्दी होने लगा है, क्या कारण है इसका? एक तो एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम है, हम्म। और दूसरा, बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा स्क्रीन पे रहते हैं, हर वक्त मोबाइल चलाते हाँ रहते हैं। स्क्रीन के हार्मफुल इफेक्ट्स तो हैं, नो डाउट। आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप स्क्रीन पे रहते हो तो बहुत देर तक जागते हो। हाँ। रात को बच्चियां जो हैं, आप देखिए कितने डार्क सर्कल्स होने लगे हैं हाँ लड़कियों के। बिल्कुल। मेलेटोनिन सिक्रीशंस कम हो जाता है, हम्म। तो उसकी वजह से पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो ओवुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम्म। वो जब आप देर रात तक जागते हैं, स्क्रीन पे ज्यादा रहते हैं, तो उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। खाने पीने को भी मानती है कुछ दोषी इसमें? खाने पीने का तो बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि इतनी रिफाइंड चीजें अब आ गई हैं, हाँ और इजी गोइंग चीजें ना, हर कोई हाँ। पैकेट खोला और खा पैकेज। लिया, हम्म। और पैक्ड चीजें आई, आपने उसको फ्राई कर लिया। हम्म। तो फ्रोजन चीजें आ गई जिसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल जीरो होता है, बल्कि हार्मफुल केमिकल्स बहुत हाँ ज्यादा हाँ होते हाँ। हैं। एंड कहीं ना कहीं जो भी ये प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल सारी चीजें हार्म करती हैं बॉडी को। हम्म। और ऊपर से एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, मतलब ज्यादातर चीजें आप जो पैक्ड खा रहे हैं सब एम्प्टी कैलोरीज है। हम्म। आपने खाया, आपका वेट गेन होना ही होना है। हम्म। और बच्चे इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं इन सब चीजों पे, तो वेट गेन होता है, फिर उन्हें पीसीओडी हो जाता है। ज्यादातर लोग आजकल ये कहते हैं कि भाई जैसे ही गई महिलाएं आप लोगों के पास, आप लोग फौरन सीजर कर देते हो, तो क्यों नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो रही है आजकल? इसलिए क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों के बहुत सारे बच्चों की उम्मीद ख्वाहिश होती थी कि हमें 5-6 बच्चे करने हैं। अब लोगों को लगता है कि भाई एक ही बेबी करना है हमें, या 2 करना है, तो हम क्यों इतने ट्रॉमा के थ्रू गुजरे। तो अच्छा। पेशेंट्स की चॉइस है ये, कि हमें नहीं करवाना नॉर्मल। हम्म। जबकि अब तो पेनलेस के इतने अच्छे ऑप्शंस हैं। अब क्या मतलब, एक जमाने से ही हाँ है, मैं हाँ तो बहुत 20 ईयर टाइम से से है। प्रैक्टिस में हूँ। हाँ। तो पेनलेस का भी ऑप्शन है, लेकिन पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं करा। हम्म। तो इस वजह से ही डॉक्टर का होता है। कोई इसमें वो नहीं है रोल। देखिए, हम लोग की तो कोशिश होती है कि जो आपको चाहिए, हम्म। वॉट एवर। हम लोग का क्या काम है, हमें ऑप्शंस देना होता है। हम्म। देखिए, ये 2 ऑप्शंस है या 3 ऑप्शंस है, चूज आपको ही करना है। हम्म। और मेरे सेंटर पे तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं सबको मोटिवेट भी करती हूँ कि हम्म। नॉर्मल ही कराइए आप। हम्म।
बट जैसे ही पेन स्टार्ट होते हैं, बस नहीं मेरी वाइफ टॉलरेट नहीं कर पा रही, मेरी बेटी टॉलरेट नहीं कर पा रही, तो ऐसे करके फिर नहीं, सीजर कराना भी तो एक बहुत महंगा काम हो गया है। तो महिलाओं को सोचना चाहिए कि नॉर्मल में थोड़ा आसानी हो जाती है, लेकिन पेन नहीं चाहिए, जैसे आप बता रहे आजकल एक्चुअली थोड़ा सा लोग वेल ऑफ हो गए हैं, हैं। लोगों के पास बहुत पैसा है, हाँ तो वो सोचते हैं कि हम क्यों इतने उसमें जाएं, हाँ हाँ। हमारे पास बहुत पैसा है, हम हम्म अपने ऊपर खर्च करेंगे। हम्म, पहले लेडीज अपने ऊपर खर्च नहीं करा करती थी। हाँ पहले उन्हें लगता था कि नहीं मैं अब सारा खर्चा अपने हस्बैंड को दे दूं और मेरा हस्बैंड ही सब कुछ है, मेरी फैमिली के लिए मैं बचा के रखूं। अब लोग कहते हैं नहीं, अब हाँ, मैं अर्न कर रही हूँ अगर या नहीं भी कर रही हूँ, इट इज माई राइट कि मुझे इतना मेरे ऊपर खर्चा होना मतलब चाहिए। लेडीज में चेंज आया है। बहुत ज्यादा चेंज आया है, हाँ, बहुत ज्यादा चेंज आया कैसा समाज देखते हैं आपसे 20 साल पहले और आज? है। 20 साल पहले मैं देखती हूँ कि मदर इन लॉज की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, हाँ और जो उन्होंने कह दिया वो हो जाता था। हाँ, आज के टाइम में वो नहीं होता है। आज नहीं के होता टाइम है। पे पेशेंट की से है, पेशेंट अपने लिए डिसीजंस लेते हैं, हम्म और उनका पहले से माइंड मेकअप होता है कि हमें तो सोचना ही नहीं है इस चीज के लिए, हम्म, या मैंने जो सोच लिया वो वही होगा। ये चीज ठीक नहीं है ना। ये अब इसमें क्या है कि हम लोग, हमारा समाज ऐसा है ना, हम बैलेंस नहीं करते हैं, हम हाँ, हर चीज में एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हम्म। या तो हम दबे हुए थे तो बहुत ज्यादा दबे रहते थे, अब हम निकले हैं तो कुछ ज्यादा ही पूरे ऊपर निकल निकल आए हैं। तो एक जो बैलेंस चाहिए हर चीज के हाँ लिए, वो बिल्कुल। थोड़ा सा मिसिंग दिखता हाँ, है मुझे समाज अच्छा, में। पहले क्या होता था कि जब डिलीवरी होने वाली होती थी तो लोग कहते थे काम ज्यादा करो, जी, और आजकल की लड़कियां बहुत आराम करती हैं, तो इसकी वजह भी शायद सीजर होना हो जाता बहुत ज्यादा होता है। है ना? इसीलिए हम लोग के जो एंटीनेटल कार्ड्स हम देते हैं उसमें हमेशा एक्सरसाइज की पिक्स के साथ पूरा डिस्क्रिप्शन होता है अच्छा। कि आप ये एक्सरसाइज करना अभी से स्टार्ट कीजिए। हम्म और अब तो क्लिनिक्स वगैरह भी होते हैं जो आपको एक्सरसाइज कराते हैं। तो हम्म। बहुत कम नंबर है जो ये सब फॉलो करते हैं, ज्यादातर लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं और यही देखते रहते हैं कि क्या होता है कैसा होता है, उसी में हाँ अपना इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं हाँ, कि फिर वो नहीं कर तो पाते हैं। घर का काम करते रहना चाहिए, उसमें कोई आराम की बात, बिल्कुल। कोई बीमारी नहीं है जिसमें आराम करी जाए। प्रेगनेंसी कोई बीमारी हाँ तो नहीं है, हाँ प्रेगनेंसी एक एक स्टेट है लाइफ की, हाँ। और वो उसको एंजॉय करना चाहिए। हम्म और आपको बिल्कुल नॉर्मल रहकर ही, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहकर हम्म। पॉजिटिव चीजें सोचनी ये नहीं चाहिए। है कि और लेटे हुए हैं आराम कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं कुछ जिसमें आपको कंडीशन में, रेस्ट हाँ। बताया जाता है, बहुत कम कंडीशंस है जिसमें आपको हम्म रेस्ट बताया जाता है। हम्म ज्यादातर में तो यही कहा जाता है आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो हम्म। कीजिए। खान पान क्या करना चाहिए ऐसी लेडीज को जो गर्भवती होती है? देखिए ज्यादा तो नेचुरल फूड लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है इस टाइम पे, हम्म। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अच्छा। बाकी कार्बोहाइड्रेट की भी बढ़ती है, हम्म लेकिन प्रोटीन की ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमें हम्म। एक बैलेंस डाइट। देखिए अब आजकल क्या है ना, हर अच्छे इंस्टीट्यूशन में एक डाइटिशियन भी अवेलेबल होता है आपके अच्छा, वो पास। बता देते हैं वो उनको। आपको पूरा चार्ट बताते हैं कि हम्म। अब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो आपको ये लेना है, सेकंड में आ गए हो तो आपको अब ये बढ़ाना हाँ। पड़ेगा, थर्ड में ये बढ़ाना है। हम्म तो हमारे हॉस्पिटल में भी डाइटिशियन है, हम्म। और वो बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है या जिनका बीपी हायर साइड में है या फिर कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, हम्म। तो वो बहुत अच्छा। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज है, हर चीज के लिए आपके लिए अलग लोग अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, पहले जमाने में ये सब कुछ नहीं पहले होता तो था। कुछ भी नहीं होता था, बस हाँ एक ही कोई है उसको सब कुछ करना होता था, हाँ बट अब हाँ ऐसा नहीं, अब हाँ। शेयरिंग है सब चीजों की। तो हम लोग आईवीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो डोनर आईवीएफ भी होता है क्या, और या फिर सिर्फ अपने हस्बैंड का ही डोनर होता है? देखिए दोनों होता है। हम्म डोनर आईवीएफ का मतलब होता है कि या तो वाइफ का भी एग नहीं है अगर, हम्म जैसे कभी कभी बिल्कुल एग्स अच्छे नहीं होते या इस लायक नहीं होते कि वो फर्टिलाइज हो पाए या हम्म नहीं होते हैं, हम्म। तो फिर डोनर एग्स भी लिए जाते हैं। और अगर डोनर सीमेन में डोनर स्पर्म्स अच्छे नहीं होते तो डोनर स्पर्म्स भी लिए जाते हैं। तो ये तो पता दोनों होता है? चीज, ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके लिए एआरटी बैंक्स होते हैं, हम्म और उसमें आपको प्रॉपर लीगली आपको वहां से लेना होता है, और जो कपल होता है उसको इन्फॉर्म करना होता है, अच्छा। और उनके सिग्नेचर मस्ट होते हैं कि ये डोनर आया है, बट डोनर कौन है ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता। और किसी को नहीं पता, उनको पता है? किसी को नहीं पता होता। किसी को नहीं पता होता? नहीं, अच्छा। किसी मतलब पेशेंट को नहीं पता होता कि डोनर कौन है। ये एआरटी बैंक हमें सप्लाई करता है, हम्म बट मेरे सेंटर पे मैं डोनर का काम नहीं करती हूँ, हम्म क्योंकि मेरे एथिक्स के खिलाफ है, तो हम्म इसलिए मैं सिर्फ सेल्फ करती हूँ कि हम्म हस्बैंड का सीमन होना चाहिए और वाइफ का ओवम होना चाहिए। हम्म। तो मेरे सेंटर पे तो नहीं होता, बट ये लेकिन और होता है जगहों पर ऐसा? होता है, एंड इट इज पॉसिबल कि डोनर हो जाता है, तो जो बट लेडी, आपको हाँ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूरी है उसके लिए। अच्छा,
कि आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, हाँ, ये डोनर से लिया गया है। तो इस तरह के पेरेंट्स जो आपके पास आते हैं तो वो एग्री करते हैं कि किसी और का सीमेन हो और फिर बच्चा हो जाए? बहुत लोग बहुत ज्यादा ऑप्ट करते हैं इसके लिए, हुँ, इसीलिए इतने एआरटी बैंक्स रन कर रहे हैं इंडिया में। हुँ। एआरटी बैंक्स में क्या होता है, या तो आपको ओवन ओवम भी मिल जाता है और स्पर्म भी मिल जाता है। मतलब ब्लड बैंक की तरह हो गया ये भी। ब्लड बैंक की तरह होता है, बट उसकी रूलिंग्स हैं। हाँ, हाँ। गवर्नमेंट ने प्रॉपर रूलिंग्स बनाई है, एआरटी लॉ कहते हैं उसे। अच्छा, तो उसमें जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं हाँ, कि एक डोनर ने सबको दे डाला है, हाँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अच्छा। एक डोनर एक ही कपल को एक ही बार दे सकता है। हुँ, ठीक है, ऐसा नहीं हुँ। है कि एक जो डोनर है वो देता रहता है और हाँ, बहुत सारे हाँ, बच्चे उसी की तरह हो गए हैं। हाँ। ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं है, एआरटी हाँ। लॉ में ये इसको कवर किया गया है हुँ, कि आप ऐसे नहीं कर सकते। हुँ, पर्टिकुलर एज है, पैरामीटर्स है, सब लॉज हैं उसके लिए। हुँ, और आप ऐसे नहीं कि कोई भी आया और दे दिया, हुँ, हुँ, बैंक से ही लेना है आपको, हुँ। ये है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई और हमारे व्यूअर्स ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँगे और थोड़ी-सी सामाजिक बात भी हो गई कि माहौल चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं। आप यहाँ आए, इतना कीमती वक़्त हमें दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो